इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, बांग्लादेश में आम चुनावों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह से वोटिंग का दौर चल रहा है और इस वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान वोट डालने के लिए पहुंचे। बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच मुख्य मुकाबला है और सुबह से ही वोटिंग का दौर चल रहा है और वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। यहां पर सेना के द्वारा भी लगातार नजर रखी जा रही है अलग अलग मतदान केंद्रों पर। और हमारे फॉरेन अफेयर एडिटर विशाल पांडे जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। विशाल, क्या अपडेट आपके पास, बताएं तस्वीरें। देखिए जिया, तारिक रहमान इस वक्त अपना वोट डालकर बाहर निकल चुके हैं। तारिक रहमान बीएनपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, मीडिया से वो बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन इतनी तादाद में यहाँ पर मीडिया कर्मी मौजूद हैं कि उनकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही, पर उन्होंने अपना वोट डाला है, अपने मत का प्रयोग किया है। 2 सीटों से तारिक रहमान चुनाव लड़ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। तारिक रहमान जब वोट डालकर बाहर निकले हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बीएनपी अगर इस चुनाव को जीतती है तो तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस वक्त वो यहाँ पर वोट डालकर बाहर निकले हैं। खालिदा जिया के बेटे हैं और खालिदा जिया का हाल ही में निधन हुआ है और एक तरह से कहा जाए तो सहानुभूति तारिक रहमान के साथ इस वक्त बांग्लादेश में दिखाई पड़ती है। वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, बांग्ला में इस वक्त अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये तारिक रहमान को आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से वो पहुंचे हुए हैं वोट डालकर पोलिंग बूथ के बाहर। तो जिया देखिए, बिल्कुल विशाल, बड़ी संख्या में यहाँ पर हम लोगों को देख पा रहे हैं। काफी उत्साह भी यहाँ पर मतदान केंद्रों के बाहर वोटर्स के अंदर देखने को मिला है। विशाल, कई सारे लोग इस वक्त मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं और चाहते हैं कि बांग्लादेश में जल्द ही कोई स्थायी सरकार बने और इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। विशाल, अब बिल्कुल जिया, देखिए यहाँ पर बांग्लादेश के जो आम नागरिक हैं, जो बांग्लादेश की आवाम है, वो यही चाहती है कि बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगातार बांग्लादेश के हालात बिगड़ते रहते हैं और यहाँ पर जो राजनीति का दौर रहा है वो काफी अस्थिर रहा है। कभी कोई सरकार आती है, कभी कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन हो जाता है और यहाँ पर इस बार साल 2024 के आंदोलन के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि इन आम चुनावों के माध्यम से एक स्थिर सरकार बांग्लादेश में जरूर बने। हालांकि मुख्य लड़ाई बीएनपी के तारिक रहमान और जो जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान हैं उनके बीच ही बताई जा रही है जिया, क्योंकि हम आपको जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ बड़ी तादाद में इस वक्त लोग इकट्ठा हुए हैं। तारिक रहमान अपना वोट डालकर बाहर निकले हुए हैं और यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी इस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। ये कहा जा सकता है कि तारिक रहमान ने वोट डालकर अपने सपोर्टर्स को भी यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की है कि वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और यही वजह है कि यहाँ पर वो मीडिया को भी संबोधित कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और तारिक रहमान के लिए ये चुनाव खुद को भी साबित करने का एक बड़ा चुनाव होगा, क्योंकि 17 साल तक बांग्लादेश से बाहर रहना, लंदन में निर्वासित जीवन जीना और उसके बाद फिर ढाका वापसी करना, अपने आप को जमीन से कनेक्ट करना भी एक बड़ी चुनौती तारिक रहमान के लिए यहाँ पर देखी जा सकती है। और क्योंकि उनका परिवार लंबे समय से राजनीति में जरूर रहा है, पर शेख हसीना के इस दौर में बीएनपी कहीं ना कहीं खोती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि बीएनपी ने साल 2024 के आम चुनावों का बहिष्कार कर दिया था, उस चुनाव में बीएनपी ने हिस्सा नहीं लिया था और 2014 के चुनाव में धांधली के आरोप बीएनपी की तरफ से लगाए गए थे। और अब इसके बाद, क्योंकि जब अवामी लीग चुनावी मैदान में नहीं है तो बीएनपी के लिए थोड़ा एज इस चुनाव में जरूर दिख रहा है, लेकिन बहुत ही विशाल, तो ये कह सकते हैं कि बीएनपी और तारिक रहमान कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे जब वोट डालने के लिए अंदर तारिक रहमान पहुंचे। तो ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी को आपने देखा, क्या वो संदेश देते हुए नजर आए? कॉन्फिडेंट थे और ओवरऑल उन्होंने क्या संदेश यहाँ पर लोगों को देने की कोशिश की है, वोटर्स को देने की कोशिश की है? विशाल,
देखिए जिया, जब हमने यहाँ पर तारिक रहमान को देखा तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। तारिक रहमान, उनके चेहरे पर एक विश्वास दिख रहा था, उन्हें ये उम्मीद उनके चेहरे से नजर आ रही थी कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। एक कॉन्फिडेंट उनके अंदर दिखाई दे रहा था और उसी उत्साह के साथ अपने समर्थकों को यहाँ पर उनका जो स्वागत है उसे स्वीकार करते हुए वो बूथ पर पहुंचे और अपना वोट डाले हैं। ये उनका पूरा काफिला है, उनके समर्थक मौजूद हैं, मीडिया कर्मी मौजूद हैं और यहाँ पर वो वोट डालकर बाहर निकल चुके हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, तमाम जो सर्वे सामने आए कि जो बीएनपी है वो बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उन्हीं सर्वे पोल्स के बीच में तारिक रहमान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तारिक रहमान 17 साल बांग्लादेश से दूर रहे हैं, अपने काडर से दूर रहे हैं। खालिदा जिया, जब शेख हसीना का यहाँ पर शासन था तो वो जेल में थी। अगस्त 2024 के आंदोलन के बाद ही खालिदा जिया जेल से बाहर आ सकी थी और उसके बाद वो लंबे समय से बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी और इन सब के बीच में जब तारिक रहमान ढाका पहुंचे थे तो सीधे अस्पताल पहुंचे, अपनी मां का हालचाल जाना था। लेकिन कुछ ही समय बाद खालिदा जिया का निधन हो गया। तो जिया यहाँ पर दो जो बेगम रही उनके बिना ये चुनाव हो रहा है। दो रहमान अब आमने सामने हैं, एक तरफ तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के, तो दूसरी तरफ शफीकुर रहमान जो कि जमात इस्लामी के हैं। बीएनपी ने पहली बार यहाँ पर जो खालिदा जिया जब प्रधानमंत्री बनी साल 1991 में, उसके बाद साल 2001 में एक बार फिर से सरकार बनाई थी। उस समय जमात इस्लामी बीएनपी के साथ में थी, लेकिन साल 2006 के बाद से बीएनपी बांग्लादेश की सत्ता में नहीं आ सकी। 20 साल का ये लंबा वक्त है और क्या इस वनवास को अवामी लीग की गैर मौजूदगी में तारिक रहमान खत्म कर पाएंगे? ये उनकी पार्टी के समर्थकों को भी बड़ी उम्मीद उनसे है। और इसी के साथ हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त तारिक रहमान यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जी हाँ, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वोट डालकर अब इस गुलशन पोलिंग बूथ से वो बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी उनके जो सपोर्टर्स हैं बीएनपी के, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में इंटरनेशनल मीडिया दुनिया के कोने कोने से बांग्लादेश में पहुंची हुई है। ये बांग्लादेश चुनाव बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, जो बांग्लादेश की जो किस्मत है वो तो तय करेगा ही करेगा। जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए भी ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसकी सरकार बांग्लादेश में इस बार बनती है। क्योंकि देखिए, जमात इस्लामी की अगर हम बात करें, शफीकुर रहमान की, तो बहुत ही कट्टर विचारधारा उनकी रही है और इन सब के बीच में बीएनपी के लिए एक थोड़ा सा एज जरूर दिखाई पड़ता है। खासतौर पर जब हमने कुछ अवामी लीग के समर्थकों से भी बातचीत की थी यहाँ पर, तो वो जमात इस्लामी के साथ तो वोट करने को तैयार बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। उनका झुकाव अवामी लीग की गैर मौजूदगी में थोड़ा बीएनपी के प्रति हमें नजर आया जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की थी। हालांकि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये कहना मुश्किल है। ये फिलहाल इसी कार में सवार हैं तारिक रहमान, जो अब वोट डालकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तारिक रहमान के लिए बांग्लादेश का यह चुनाव उनकी किस्मत के लिए भी और उनके सियासी सफर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक उम्मीद के तौर पर बांग्लादेश में इस वक्त तारिक रहमान देखे जा रहे हैं और जो वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हैं इस बार, उन वादों के बारे में भी अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो उनके मुताबिक वो बांग्लादेश बिफोर ऑल इस स्लोगन के साथ बांग्लादेश की इस राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो जुलाई और अगस्त 2024 में आंदोलन हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी, उसकी जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच आयोग के गठन का उन्होंने वादा किया है। जो एक बड़ा ऐलान किया है कि किसी भी व्यक्ति का प्रधानमंत्री का कार्यकाल 10 साल से ज्यादा नहीं होगा। ये अपना मैनिफेस्टो में तारिक रहमान ने वादा किया है। एक उपराष्ट्रपति का पद बांग्लादेश में वो तैयार करेंगे, इसका वादा किया है। और बाकी बांग्लादेश की इकोनॉमी को लेकर और बांग्लादेश के जो सामाजिक सुरक्षा है उसको लेकर भी बड़े वादे किए हैं। और तारिक रहमान की जब मां खालिदा जिया का निधन हुआ तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी ढाका पहुंचे थे। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश भी जो पत्र था वो तारिक रहमान को दिया था। तो भारत हमेशा से बांग्लादेश की जो चुनी हुई सरकार होती है उसके साथ संवाद करने के लिए तैयार रहता है। और इस पूरे चुनाव पर दुनिया भर की नजर है कि कौन इस चुनाव में बाजी मारता है। जिया, बिल्कुल, जनता का भरोसा किस पर होता है इस पर हमारी रहेगी नजर। आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। विशाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको हम बता दें मुंबई से, जहां के भाईखला में 18 मंजिला इमारत की लिफ्ट गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। लिफ्ट अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से अचानक से नीचे गिर गई और इसमें
5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम, एम्बुलेंस और बीएमसी वार्ड स्टाफ भी मौके पर पहुंचा। घायलों को फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है और शुरुआती जांच में केबल जो लिफ्ट की केबल होती है, उसके फेल होने की आशंका बताई जा रही है। पुलिस और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर आगे की जो जांच है वो कर रहे हैं। यह घटना बायकुला ईस्ट के पास जय कृपा टावर में हुई है, जहां पर कुछ लोग इस लिफ्ट में अंदर सवार थे और चौथी मंजिल से केबल टूट गई लिफ्ट की और सीधे ये लिफ्ट नीचे जा गिरी। और आइए अब बात करेंगे पालघर की, जहां पर पश्चिम रेलवे के वैतरणा खाड़ी पुल पर एक युवक चलती लोकल ट्रेन से नीचे गिर गया। युवक सीधे वैतरमा नदी में जा गिरा। गनीमत रही कि रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों की सतर्कता की वजह से यात्री को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया, उसकी जान बच गई। उदय नाम का युवक बोईसर से बोरीवली की ओर जा रहा था, तभी वो ट्रेन से नीचे गिर गया। युवक नदी में गिरा, लेकिन पिलर को पकड़कर मदद के लिए वो चिल्लाता रहा। तभी रात के समय ट्रैक मेंटेनर और ब्रिज गार्ड रमेश सिंह गश्त पर निकले हुए थे। उन्होंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो देखा कि पिलर को पकड़कर एक युवक मदद की गुहार लगा रहा है। उन्होंने फौरन इसकी सूचना रेलवे कर्मचारियों और शिवसेना शिंदे गुट के स्थानीय नेताओं को भी दी। सभी लोग नाव लेकर नदी में उतरे और उन्होंने पिलर का सहारा लेकर पानी में फंसे युवक को सुरक्षित नाव में बैठा लिया। गनीमत रही कि हादसे के समय पानी का बहाव थोड़ा कम था और इस वजह से युवक पिलर को मजबूती से पकड़कर पानी में ज्यादा नीचे गहराई तक नहीं पहुंचा और वो रेस्क्यू उसका किया जा सका। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें। गनीमत रही कि मौके पर और समय रहते मौके पर रेलवे के कर्मचारी पहुंच गए। नाव की मदद से युवक की जान बचा ली गई। देखिए, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में उस वक्त एक डरावना मंजर देखने को मिला जब अचानक एक कार आग का गोला बन गई। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा दहशत से भर गया। ये हादसा मंगलगिरी बाईपास रोड पर स्थित बीसीवाई पार्टी के राज्य कार्यालय के सामने हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और पानी की पाइप के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की। कुछ ही घंटे की मेहनत के बाद आग को बुझा दिया गया। और आइए अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां के एनटीआर जिले में बीच सड़क पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक विशाल अजगर सांप रेंगता हुआ पहुंच गया। पूरा मामला कोंडरू मंडल के पेद्दा टांडा इलाके का बताया जा रहा है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सड़क पर निकले अजगर सांप की वजह से वाहनों की रफ्तार भी थम गई। सांप को देखने और वीडियो बनाने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। तो वहीं इस सांप का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वन विभाग को इसकी सूचना भी दे दी गई है, हालांकि वो खुद ही रेंगते हुए सड़क को पार कर चुका होता है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले। साइबर सिटी बेंगलुरु में रोड रेस का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक एसयूवी चालक एक व्यक्ति को गाड़ी के बोनट पर घसीटते हुए ले गया। और जब व्यक्ति ने एसयूवी मालिक से कार रोकने की गुहार लगाई तो उसने उल्टा कार की स्पीड और तेज कर दी, जिससे सड़क पर चल रही दूसरी गाड़ियां खतरे में आ गई, क्योंकि तेज रफ्तार में चल रही एसयूवी दूसरी गाड़ियों के टकराने के करीब पहुंच गई। वहीं राह चलते कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत आरोपी कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया, जिसको लेकर ये पूरी घटना हुई। पुलिस के मुताबिक ये पूरी घटना एक सड़क पर हुए मामूली टकराव से शुरू हुई थी। दरअसल एसयूवी ड्राइवर ने एक ऑटो रिक्शा को टच कर दिया था। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस के बाद जब कार ड्राइवर ने अपनी कार को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने गुस्से में आकर उसकी कार के सामने ऑटो रिक्शा खड़ा कर दिया। इसके बाद ड्राइवर ने गुस्से में कार तेज स्पीड से दौड़ा दी, जिससे ऑटो रिक्शा ड्राइवर एसयूवी के बोनट पर लटक गया और फिर कार ड्राइवर उस युवक को बोनट पर लेकर शहर की सड़कों पर घूमता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक पुलिसकर्मी की जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल ये पुलिसकर्मी एक बच्चे के लिए देवदूत बनकर आया और उसे बचा लिया। ये वही गड्ढा है जिसमें 5 साल का मासूम बच्चा खेलते समय गिर पड़ा था और डूबने लगा। जैसे ही बच्चा गड्ढे में डूबा, चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन पानी की गहराई और कीचड़ के डर से कोई भी उस बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए
पानी में कूदने का साहस नहीं कर रहा था। इसी दौरान गश्त पर तैनात पुलिसकर्मी गौरव की नजर भीड़ पर पड़ी। जैसे ही गौरव को पता चला कि इस गड्ढे में एक बच्चा डूब गया है, बगैर 1 मिनट भी गवाए, बगैर अपनी वर्दी और मोबाइल की परवाह किए वो सीधे पानी में कूद गए। गौरव तैरना जानते थे। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद गौरव ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कासगंज एटा रोड पर हुआ ये पूरा वाकया पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बच्चे को बाहर निकालते ही उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शुरुआती इलाज के बाद उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बच्चे के परिजनों ने भावुक होते हुए पुलिसकर्मी गौरव का आभार जताया और उन्हें वर्दी में भगवान की संज्ञा दे डाली। गौरव के अदम्य साहस और सूझबूझ को देखते हुए कासगंज की पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत करने की घोषणा की है। तो वहीं हरिद्वार से सटे रुड़की में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक युवक की गंग नहर में डूबने की वजह से मौत हो गई। युवक IIT रुड़की का छात्र था जो अपने दोस्तों के साथ गंग नहर के पास टहलने गया हुआ था। बताया जा रहा है कि तभी टहलते वक्त आशीष का पैर फिसला और वो सीधे उफनती गंग नहर में जा गिरा। पानी का बहाव इतना तेज था कि आशीष को संभलने का मौका तक नहीं मिला। किनारे खड़े उसके दोस्त मदद के लिए चिल्लाते रहे। कुछ लोग बचाने के लिए दौड़े भी, लेकिन देखते ही देखते आशीष लहरों के बीच गुम हो गया। बनारस का रहने वाला आशीष IIT रुड़की में MBA की पढ़ाई कर रहा था, जो अपने दोस्तों के साथ सोलानी पार्क में सुकून के पल बिताने आया था। लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि गंग नहर का ये किनारा उसके लिए जीवन का आखिरी किनारा साबित होगा। इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के दोस्त सदमे में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनका दोस्त नहीं रहा। वहीं हादसे की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से नहर के कोने कोने को खंगाला जा रहा है, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी आशीष का कुछ पता नहीं चला है। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीधी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि देखते ही देखते एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस कई दिन से जिला अस्पताल के बाहर खड़ी थी, लेकिन बुधवार को अचानक एम्बुलेंस में आग लग गई, जिससे अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तुरंत इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड आती पूरी एम्बुलेंस आग का गोला बन चुकी थी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगी कैसे इसका पता नहीं चला है। वहीं कुछ लोग आग के पीछे शॉर्ट सर्किट को वजह बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गनीमत इतनी रही कि हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब एम्बुलेंस खड़ी थी। अगर एम्बुलेंस किसी मरीज को ले जाते वक्त आग का शिकार हुई होती तो उसकी जान पर आ जाती। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यूपीएससी की तैयारी करने और गर्लफ्रेंड की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। पुलिस गिरफ्त में खड़े शख्स पर आरोप है कि इसने अपने सगे बड़े भाई की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि खेत में पानी लगाने के बहाने ये अपने बड़े भाई को खेत पर ले गया और पहले इसने बड़े भाई की आंखों में मिर्ची पाउडर डाला और फिर चाकू से शरीर पर 17 वार किए, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शुरू में इसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और हत्या का आरोप दूसरे लोगों पर मढ़ दिया, लेकिन बाद में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दिनांक 27 जनवरी को घटना के करीब एक हफ्ते पहले उसने एक धारदार चाकू कस्बा टनलगंज से खरीदा, जिसकी धार 31 जनवरी को उसने एक दुकान पर जाकर उस चाकू की धार तेज कराई। रात को जब वो दोनों अकेले थे खेत में तो मौका पाकर उसने अचानक में जो लाल मिर्ची का पाउडर था अपने बड़े भाई की आंख में फेंका, जिससे वो संभल नहीं पाया और तबड़तोड़ उसने धारदार चाकू से उनके गले पे वार कर दिया, जिससे वो वहीं पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के पीछे जो वजह निकलकर सामने आई वो भी बेहद चौंकाने वाली है। आरोप है कि यह शख्स यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए इसे पैसों की जरूरत थी। घर का पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल बड़े भाई के हाथों में था और बड़े भाई इसे पैसे देने में आनाकानी कर रहे थे, जिससे ये बड़े भाई से नाराज था। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि ये अपनी गर्लफ्रेंड की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता था और इसके लिए इसे पैसों की जरूरत रहती थी। बहरहाल इस हत्याकांड के खुलासे से इलाके में सनसनी है। ये पूरा मामला कर्नलगंज कोतवाली इलाके में पड़ने वाले दुल्हिनपुरवा गाँव का है। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।